नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज हम दुनिया के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उन पर आज हम एक नज़र डालेंगे और एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि इस वक्त जिस प्रकार पूरी दुनिया संकट में है और इसके जिम्मेवार कौन है। तो जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा ख्याल है, 3 आदमी इस वक्त इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मूर्ख हैं, लफाजी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। और जैसा कि आपको मालूम है, ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में 2 लोग इसके ज़िम्मेवार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोनों ही ऐसे मूर्ख, बेशर्म आदमी, निर्लज्ज हैं, जो अकारण ही ईरान पर युद्ध थोप रहे हैं। उस पे बिना कारण अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रखकर हमला बोल दिया। उनके मासूम बच्चों को मार दिया, जिनकी संख्या 160 बताई जा रही है। और जो आयतुल्ला खुमैनी थे, राष्ट्रपति ईरान के 28 फरवरी को उनके आवास पर एक अटैक होता है, जिसमें उनकी जान चली जाती है। और उससे पहले भी जितना भी शीर्ष नेतृत्व था ईरान का, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। कभी उनके जो पावर प्लांट है उन पर हमले की धमकी दी जाती है, कभी उनके जो अन्य परमाणु कार्यक्रम के ठिकाने हैं उन पर हमले भी लगातार जारी रहे। इस प्रकार पूरी दुनिया को उन्होंने जोखिम में डाल दिया। और इसके पीछे अब भारत के अंदर भी एक ऐसा ही बेशर्म, निर्लज्ज प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी, जो जब से देश पर के वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, उसके बाद लगातार पूरे देश की उन्होंने, पूरी दुनिया के अंदर छवि जो पहले थी, एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में, विश्व गुरु के रूप में। हालांकि जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि 2014 के बाद मोदी जो है वो विश्व गुरु बन चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, मोदी का डंका बज रहा है। तो इस प्रकार की जो लफाजी है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतागण और अंधभक्त और गोदी मीडिया, इसी बात का उन्होंने आज तक प्रचार किया है और ये प्रचार अभी तक अनवरत जारी है। भले ही हिंदुस्तान कितना ही संकट में आ चुका है, देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर कभी ये चर्चा नहीं करते। इनको केवल अंधविश्वास फैलाना है और गड़े मुर्दे उखाड़ने की इस पार्टी को आदत है। और मोदी जी का भी कहीं भी उन्हें देख लीजिए, मंच से वो जब भी कहीं भाषण देते हैं तो रैलियों के अंदर वो कांग्रेस पर आरोप लगाते दिखते हैं, उन्हें आड़े लेते हैं, आड़े हाथों लेते हुए तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं। और इतनी वो मासूमियत दिखाने का प्रयास करते हैं मानो वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली आज तक रही है 2014 के बाद, वो किसी से छुपी नहीं है। वो केवल लफाजी करने में एकदम माहिर हैं। और गुंडागर्दी उन्होंने जिस प्रकार गुजरात के अंदर की, उसी तरह से उसी गुंडागर्दी की बदौलती जितने भी भाजपा के अंदर बड़े नेता हैं वो सारे उनसे भयभीत हैं, डरते हैं और उनकी चौबीसों घंटे चाटुकारिता में ही जुटे रहते हैं, ताकि उनका कहीं पद न छिन जाए या उन्हें से पार्टी से बाहर ना निकाल दिया जाए, या उनके जो कुकर्म है उनकी कहीं छानबीन न शुरू हो जाए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाए। तो ये डर है, क्योंकि राजनीति के अंदर जो अपने आप को सेवक के रूप में पेश करते हैं और पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंच जाते हैं, वो हमेशा इसी प्रकार की बातें करते हैं कि वो समाज सेवक है, वो देश का हित चाहते हैं। अपनी जो विधानसभा या पार्लियामेंट्री सीट होती है, वहाँ की पब्लिक के वो हित के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो ऐसा नहीं, ये केवल फालतू की बातें हैं। वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, धन संचय का काम करते हैं और यही एक उन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया है। तो इसी बात का डर है उन्हें
और वो चौबीसों घंटे मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं। मोदी की जो विदेश नीति जिस प्रकार असफल हुई है या फेल हुई है या धराशायी हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं या विदेश मंत्रालय है। आज जो देश की छवि है विदेशों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की जो छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है, और उसी का ये परिणाम है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज तेल और गैस की किल्लत का हम सामना कर रहे हैं, महंगाई का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल और गैस जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से होकर, इसी गलियारे से होकर हिंदुस्तान पहुंचता था, यानी 60% जो गैस और तेल है इसी गलियारे से होकर निकलता है और भारत के अंदर ये तेल के शिप जो पहुंचते हैं। लेकिन आज ये रास्ता भारत के लिए बंद है। केवल 2 ही जो शिप हैं वो हिंदुस्तान में आ सके, क्योंकि ईरान ने इस जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर कब्जा कर रखा है। यहाँ बारूदी सुरंगें जो है समुद्र के अंदर बिछाई हुई हैं, और यहाँ जो उनके मित्र राष्ट्र हैं जो उनसे प्रार्थना करते हैं या उनकी फेवर में, उनके पक्ष में अमेरिका की या इजराइल की निंदा करते हैं, उन्हीं को ये परमिशन दी जाती है। उन्हीं के जो शिप हैं गैस और तेल के, वो वहां से निकल पाते हैं, यानी उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। और हिंदुस्तान की जो 2 शिप आए हैं गैस और तेल के, उसके पीछे यही कारण रहा कि हिंदुस्तान की जो जनता है, आम जो लोग हैं, उन्होंने ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, क्योंकि ईरान का दूतावास हिंदुस्तान के अंदर है, दिल्ली में स्थित है। तो वो हर तरह की इस प्रकार की जो मीडिया के अंदर बातें चलती हैं, सोशल मीडिया पर बातें चलती हैं, जो आम लोगों के अखबार और न्यूज़पेपर्स के अंदर आती हैं, तो दूतावास जो है वो ईरान का दूतावास इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए था, और उन्होंने ये इस बात को नोट किया, और अपने ही देश ईरान के अंदर जो उनका मंत्रालय है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें इन चीज़ों की उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने जिस प्रकार इजराइल और अमेरिका के पक्ष में वो खड़े थे, उन्होंने बिल्कुल आयतुल्लाह खमेनी की हत्या के बाद उन्होंने एक भी शब्द संवेदना उन्होंने नहीं जताई, और एक भी शब्द नहीं बोला कि अमेरिका और इजराइल ने ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार जो एक तरफ तो दोनों यानी दोनों पक्षों के अंदर, एक पक्ष इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, दोनों के बीच जो वार्ता चल रही थी कि किसी तरह से दोनों पक्षों के अंदर शांति कायम हो, और जो युद्ध के जो खतरे मंडरा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं टाला जाए। लेकिन इसी बीच जो 28 फरवरी की मध्य रात्रि को अमेरिका और इजराइल का अटैक होता है, और खामेनेई की मौत हो जाती है। उसके बाद हालात संगीन हो जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, और जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। क्योंकि गैस और तेल से केवल इतना नहीं कि सिलेंडर बंद हो गए, या जो वाहन है तेल की किल्लत की वजह से वो नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे हर सेक्टर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब गैस के जो सिलेंडर हैं एलपीजी के, उनकी जो कीमतें हैं वो भले ही ना बढ़ी हों, लेकिन जो कमर्शियल गैस के जो सिलेंडर हैं उनमें उनकी कीमतें जो है वो बहुत बढ़ चुकी हैं। वो 3-3, 4-4 हजार में भी सिलेंडर नहीं मिल रहे, और जितने होटल हैं या अन्य जो सरकारी संस्था हैं जहाँ जो खाना वगैरह मिलता है हॉस्टल के अंदर, वो नहीं मिलता। होटलों के अंदर जो सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। इस प्रकार की जो हॉस्टल्स हैं वो बंद हो रहे हैं। जो बच्चे दूसरे शहरों के अंदर अपनी अध्ययन या अपनी पढ़ाई के लिए रह रहे थे, उन्हें सिलेंडर नहीं मिले, तो वो रूम, अपने कमरे उन शहरों को छोड़ अपने घर वापस लौट रहे हैं। उनकी पढ़ाई पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और महंगाई, अब जब डीजल नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, तो वाहन जो है, मालवाहक वाहन है जो, उन्हें जब ये डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो माल
वहाँ जो माल ढुलाई वो नहीं हो पाएगी। तो जो कीमतें हैं, जो घरेलू या अन्य जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी कीमतें आसमान छू रही। तो इस प्रकार पूरा देश जो है इस वक़्त संकट से गुज़र रहा है। और 12 मार्च को इसी बात को लेकर कांग्रेस, विपक्षी दलों ने और एलओपी यानी राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने देश को प्रधानमंत्री के नाम ये एक संदेश दिया था कि सरकार को चाहिए कि एहतियातन कोई बंदोबस्त कर ले, क्योंकि जिस प्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर ईरान ने कब्जा कर लिया है और वहां से किसी भी शिप को निकलने नहीं दिया जा रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी। गैस तेल की न पहुंचने पर हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। तो इसका कोई इंतजाम प्रबंध कर लिया जाए। लेकिन पूरा भाजपा कुनबा राहुल गांधी के विरुद्ध बोल रहा था और गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में इस बात का प्रचार कर रहा था कि विपक्ष है जो वो इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। सरकार की जो योजनाएं या सरकार की जो रणनीति है, कार्यशैली, उसका हमेशा ये विरोध ही करना अपना धर्म समझता है। तो इस प्रकार ये पूरा भाजपा कुनबा और गोदी मीडिया और जितने भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सारे के सारे इस बात को लेकर कांग्रेस का और विपक्ष का विरोध करने में जुट गए। लेकिन जो राहुल गांधी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं या विपक्ष है, उन्होंने केवल यही बात कही थी कि संकट आएगा और ये जो युद्ध है ये लंबा खींच सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तो 3 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म कर देने की घोषणा कर दी थी कि 3 दिन के अंदर जो है ईरान को घुटनों पर वो ले आएंगे और उसके बाद सब चंगा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राहुल गांधी ने इस प्रकार की घोषणा की थी कि ये युद्ध लंबा खींचेगा और हिंदुस्तान के अंदर गैस और तेल को लेकर हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। इसलिए एहतियातन सरकार को, केंद्र सरकार को इस और कुछ कदम उठाने चाहिए, अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन इस बात के अनेक उदाहरण हैं जब राहुल गांधी ने एडवांस में ये भविष्यवाणी की थी कि अमुक घटना होने वाली है और सरकार को इसलिए सचेत रहना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमेशा उनकी खिल्ली उड़ाई, उनका मजाक बनाया और राहुल गांधी की तमाम भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हुई हैं। तो इस प्रकार अभी जो 12 तारीख को राहुल गांधी ने जो बात कही वो अब सच हो रही है और अब जो मोदी खुद राज्यसभा में और लोकसभा में आकर, पार्लियामेंट के दोनों सदन में आकर ये भाषण देते हैं और ये बात का पूरा जिक्र करते हैं कि जो संकट आए हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ये कुछ दिन और ये युद्ध जो है लंबा खींच सकता है। इसलिए इस संकट को झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और कोरोना के समय भी यानी 2021-22 में भी इसी प्रकार के हालात पैदा हो गए थे और उस समय इस निर्लज्ज आदमी ने, अनपढ़ आदमी ने थाली बजाने की बात कही थी और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मूर्खता देखने को मिली थी। वो खिड़कियों में आकर ताली और थाली बजा रहे थे और मोबाइल की टॉर्च जला रहे थे। तो इस प्रकार की जो धर्मांधता है उसके पोषक है मोदी जी और लफाजी करने में एक नंबर के वो अव्वल दर्जे के आदमी हैं और उनका आधार जो है राजनीति करने का, कुर्सी बचाने का यही है कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाओ और पुराने मुर्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ो और कहीं ना कहीं हिंदू लोगों का ध्रुवीकरण करो, क्योंकि 80% जो जनसंख्या हिंदुस्तान की वो हिंदू है और 20% जो लोग हैं मुस्लिम हैं। तो इस प्रकार पुराने इतिहास के हवाले से उन्होंने हमेशा मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई, उन्हें घुसपैठिए तक कहा, उन्हें कपड़ों से पहचानने की बातें कही। तो इस प्रकार मोदी जी को केवल कुर्सी से मतलब है, देश की जनता से नहीं है। वो हमेशा अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हर तरह की उनकी रणनीति कार्यशैली रहती है। तो विश्व के अंदर उन्हें विश्व गुरु स्थापित करने के लिए
गोदी मीडिया और अंधभक्तों का पूरा सहयोग रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी की खिल्ली उड़ाई जा रही है। जो विश्व के अंदर छवि थी भारत की, क्योंकि पूरी दुनिया के आम छोटे मोटे जो देश थे, वो भारत के महत्व को उन्होंने कभी नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं अपने आजीविका कमाने के लिए। जो मिडिल ईस्ट है वहाँ भी सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, इन सब तमाम देशों के अंदर हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं। लेकिन आज जो मोदी की जो विदेश नीति है, उसी की बदौलत आज वे पूरे जो खाड़ी देशों के अंदर जो लोग हैं हिंदुस्तानी रह रहे हैं, उनकी जिंदगी भी वो संकट में है। और वहां से कम 4.25 लाख लोग, यानी 3,75,000 लोग इन खाड़ी देशों से वापस से हिंदुस्तान लौट चुके हैं। तो इस प्रकार हिंदुस्तान की जो छवि पहले थी 2014 से पहले, वो आज नहीं रही। और जब मोदी 2014 के अंदर आए थे, इनकी लफाजी, इनकी बड़ी बड़ी बातें और जुमले सुनकर पूरी दुनिया को ये आस और उम्मीद जगी थी, उन्हें आस की किरण दिखाई दे रही थी कि हिंदुस्तान एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और उसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस प्रकार वो बातें कर रहे हैं, तो उससे उन्हें लगा कि पूरी दुनिया की जो राजनीति है उसके अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित होगी। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है उसका आधार वसुधैव कुटुंबकम रहा है हमेशा से, यानी 1947 से या उससे पहले से भी यही हमारी विचारधारा रही है। और जितने भी 1947 के बाद देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने भी इसी जो विदेश नीति, जो वसुधैव कुटुंबकम जिसका आधार है, उसी के मद्देनजर विदेश नीति को आगे बढ़ाया। और यही देश की खूबसूरती थी कि पूरी दुनिया के देश जो है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि हिंदुस्तान अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार शक्ति संतुलन की जरूरत होती है, उसकी ओर जो भारत है वो कदम उठाएगा। और ऐसे लग भी रहा था, क्योंकि मोदी जी बिल्कुल इसी प्रकार की उस समय बातें कर रहे थे। और उन्होंने जब शपथ ग्रहण की थी, उस समय आस पड़ोस के सभी देशों को के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री, उनको अपने शपथ ग्रहण के अंदर उन्होंने निमंत्रण दिया था। और इसलिए पूरी दुनिया के अंदर मोदी की छवि उस समय एक बार ऐसा लग रहा था कि ये वास्तव में ही महामानव हैं और विश्व गुरु बन जाएंगे और उनका डंका बजेगा। लेकिन ये डंका और विश्व गुरु और ये महामानव की जो उनकी छवि बनाने में केवल गोदी मीडिया और अंधभक्तों का ही सहयोग रहा। और आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी की किरकिरी हो रही है, क्योंकि जब ईरान और अमेरिका ने इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, आक्रमण किया, अटैक किया, उससे 2 दिन पहले मोदी जी इजराइल में थे, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो पार्टी में डांस कर रहे थे। और भेजा किसने था? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उनके मित्र हैं। अब वही उनके जो मित्र हैं दोनों, उन्होंने किस प्रकार ब्लैकमेल किया मोदी जी को और किस प्रकार मोदी जी की साख वो धूमिल हो चुकी है, नेस्तनाबूद हो चुकी है, वो पूरा विश्व जानता है। आज मोदी की छवि जो है पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल धराशायी हो चुकी है और किरकिरी हो रही है। और मोदी जिस प्रकार जफ्फी की राजनीति इन्होंने शुरू की थी, पूरी दुनिया की राष्ट्राध्यक्षों के किसी भी देश में जाते थे तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको जफ्फी डाल लेते थे और जबरन ठाके लगाने लगते थे। उन्हीं बातों के जो है, उन्हीं वीडियो की अब किरकिरी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। जो सोशल मीडिया पर मोदी जी के वो जो वीडियो है उन्हें चलाया जाता है और हर आदमी हंसता है, मजाक उड़ाता है मोदी जी का। लेकिन मोदी जो है वो अपने उसी रफ्तार से अपने काम में लगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बेशर्मी से वो अब बातें वो स्वीकार भी कर रहे हैं। अब जिस जिस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये स्वीकार किया कि अब ये लंबा युद्ध आगे और भी खींच सकता है, इसलिए हमें संकट को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये मुश्किलें पूरी दुनिया पर आई हैं
केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, ये संकट पूरी दुनिया पर छा गया है। तो इस प्रकार अगर ईरान की जब राष्ट्रपति आयतुल्लाह खमेनी की हत्या की गई थी, उस पर उन्होंने मृत्यु बोला था कि जिस प्रकार आयतुल्लाह खमेनी की मृत्यु हुई है, हम संवेदना प्रकट करते हैं। तो ये इससे साफ जाहिर हो रहा था कि मोदी जी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू से डर रहे थे, उनसे इतने भयभीत हैं। इनकी ऐसी कोई कमजोर नस उनके हाथ में है कि मोदी जी जैसा वो कहते हैं उसी प्रकार ये उठक बैठक निकालते हैं, उसी प्रकार ये काम करते हैं। इनकी कार्यशैली अब जो भी ये काम करते हैं, इनकी जो रणनीति है उन्हीं के माध्यम से चल रही है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इन्होंने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी और कहा कि ये स्थगित किया गया, बंद नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद अब जिस प्रकार पाकिस्तान जो है वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी रोल के रूप में बड़ी भूमिका लेकर उभरा है, उससे पाकिस्तान की छवि जो है वो 2014 से पहले हिंदुस्तान की जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने उनकी छवि, पाकिस्तान की छवि एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित की थी। और ईरान हमारा सदियों से दोस्त रहा है। उन्होंने 2019 के अंदर जिस प्रकार इतने सस्ते और भारतीय रुपए के अंदर गैस तेल देने का काम किया था, और यूको बैंक के अंदर ही उन्होंने अपना पैसा रखा और विनिमय उन्होंने कहा कि हम विनिमय करेंगे, हम नकद राशि नहीं लेंगे और तेल के बदले हम आपसे जो अन्य चीज़ों की जो हमें जरूरत होगी वो हम मंगाएंगे। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छे ढंग से व्यापार चल रहा था और ईरान से हमारे हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो सेंध लगा दी वो मोदी ने, और आज जो ईरान वो केवल हिंदुस्तानियों के प्रति वो सहानुभूति प्रकट करती हुई उन्होंने 2 शिप आने की यहाँ अनुमति दी। लेकिन उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर जो भारत के अंदर ईरान का दूतावास है, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि जो भारत की जनता है वो ईरान के साथ खड़ी हुई है, उनके दुख दर्द के लिए उन्होंने संवेदना प्रकट की है, उनके साथ है, सहानुभूति है, इसलिए उन्होंने 2 शिपाने दिए हैं। और आज फिर भी जो भाजपाई नेता लोग हैं या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई संकट नहीं है, हम इसे पार पा लेंगे। और एलपीजी की गैस सिलेंडर जो है उनकी कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जैसा कि अब 20-20, 15-15 दिनों से बुकिंग होने के बाद भी जो सिलेंडर है आम लोगों को घरेलू गैस जो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो ये हालात जो है इस प्रकार के जो बने हैं और हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि अब जापान है या अन्य जो देश हैं उनके जो शिप हैं गैस तेल के वो वहाँ से निकल रहे हैं, उन्हें ईरान अनुमति दे रहा है। लेकिन अब 22 जो शिप है हिंदुस्तान के वो बीच रास्ते में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अटके हुए हैं, उन्हें अनुमति नहीं मिल रही। केवल 2 ही को अनुमति मिली थी और वो हिंदुस्तान के अंदर पहुंचे हैं, जिनके अंदर 92,000 टन गैस तेल था और वो एक ही दिन का था। और 2 आए थे तो दोनों के अंदर 1-1 लाख, तो यानी 2 दिन का ये था। अब स्टॉक कितना है हिंदुस्तान के पास या घरेलू जो गैस उत्पादन है उसका क्या लेवल है, इसके बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि हिंदुस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। और अगर ये युद्ध जो है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो चल रहा है, अगर ये लंबा खींचता है तो हिंदुस्तान में हालात और भी गंभीर होने वाले हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार 15 से 25 फरवरी को मिलन 2026 का कार्यक्रम विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में किया गया, जिसमें 70 देशों ने भाग लिया था, उसमें अमेरिका भी था, रूस भी था, अन्य बहुत सारे देश थे। ईरान का शिप भी यहाँ आया था जिसका नाम था आयरिश देना। तो आयरिश देना जब वापस लौट रहा था 4 मार्च को, उस समय श्रीलंका के निकट हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से उस पर हमला किया और इस जहाज को डुबो दिया, जिसमें बताया जाता है कि 84 लोग जो मारे गए और 32 लोगों का रेस्क्यू किया गया और कुछ अन्य लोग लापता नहीं मिले। और इस
रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर श्रीलंका की नौसेना ने भाग लिया और उन्होंने 32 लोगों की जान बचाई और 84 लोग इसके अंदर मारे गए और इनकी जो डेड बॉडी थी, शव थे, वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर रखे गए और वहाँ कुछ दिन के बाद श्रीलंका की अदालत ने आदेश दिया कि इन शवों को ईरान भेजा जाए और ये जो शव है श्रीलंका के अंदर स्थित ईरानी दूतावास को सौंपे गए थे और 13 मार्च को ये सिलसिला जारी किया गया। ये शव जो है ईरान को लौटाए गए। लेकिन इन जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया, अमेरिका ने इस पर हमला बोला, इस पर भी मोदी जी बिल्कुल खामोश रहे, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, बिल्कुल संवेदना प्रकट नहीं की और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर भी उन्होंने अपनी नौसेना को वहां नहीं भेजा। तो इस प्रकार की जो रणनीति थी मोदी की, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि जो है वो खराब हो चुकी है और इसे बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। अगर मोदी जी रहें तो हालात और भी गंभीर होंगे, क्योंकि मोदी जी बिल्कुल अनुभवी हैं, इनके पास कोई न कोई विजन है, न कोई दूरदर्शिता है और ये केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। पूरे हिंदुस्तान को ही इन्होंने दांव पर लगा दिया है। तो इसीलिए इनको नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी ने नाम दिया है। तो साथियों, हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।